नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और हम देख रहे हैं हिंदी नेट सेट अध्ययन में इकाई 10 में हम आज देखने वाले हैं क्या भूलूं क्या याद करूं। हम जो है री एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से हमने सब कुछ कहानियाँ, सब निबंध, सब उपन्यास, सब नाटक, यह सब कुछ हमने री एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से पात्र परिचय, प्रमुख कथन, यह सब कुछ देखा है और इसी चैनल पर वीडियो रूप में उपलब्ध है। और आप जो है हम इकाई 10 प्रारंभ कर चुके हैं और इसमें भी हम आज देखने वाले हैं क्या भूलूं क्या याद करूं। यह जो है यह हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा देखने वाले हैं। तो यह भी री एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि पिछले देखा जाए तो पीछे जो 18 जून को एग्ज़ाम हुआ था उसमें से ये क्या भूलूं क्या याद करूं में से निम्न में से कौन सा पात्र नहीं है, ऐसा कुछ तो पूछा था, प्रश्न इसके पात्रों पर था। तो हम प्रारंभ करते हैं और यह सब कुछ निःशुल्क है। सिर्फ आपको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ही करना है और वह उसका देने के लिए कुछ मूल्य नहीं लगता है और आप दोगे ही, मुझे विश्वास है आप पर। तो प्रारंभ करते हैं यह क्या भूलूं क्या याद करो आत्मकथा के प्रमुख कथन, पात्र परिचय क्या है। क्या भूलूं क्या याद करूं यह हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है और यह इनकी आत्मकथा का प्रथम खंड है। इसका प्रकाशन 1969 में होता है। ऐसे ये 4 भागों में है कुल और यह जो है प्रथम भाग है। आगे उन चारों भागों का भी जिक्र आएगा और हम बताएंगे। तत्कालीन समय के संयुक्त परिवार तथा गरीबी में भी लोगों के एक साथ रहने का सुंदर उदाहरण उक्त रचना में, यानी जो संयुक्त परिवार में एक साथ रहने की जो उदाहरण है यह इस आत्मकथा में मिलता है। लेखक को एक संयुक्त परिवार में रहते थे। इसके साथ ही इसके बारे में धर्मवीर भारती क्या कहते हैं क्या भूलूं क्या याद करूं के बारे में। यह हिंदी के हज़ार वर्षों के इतिहास में ऐसे पहली घटना है जिसमें अपने बारे में सब कुछ इतनी बेबाकी साहस और सद्भावना से कह दिया गया है। यह धर्मवीर भारती का क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा के बारे में कथन है। अगला है कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का। इसमें केवल बच्चन जी का परिवार और उनका व्यक्तित्व ही नहीं उभरा है, बल्कि उनके साथ समूचा काल और क्षेत्र का भी अधिक गहरे रंगों में भर रहा है। यानी वो वैयक्तिक जीवन के साथ साथ उस काल का ही चित्रण किया है, ऐसा हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या भूलूं क्या याद करूं के बारे में कहते हैं। अगला कथन देखते हैं शिवमंगल सिंह सुमन का। ऐसे अभिव्यक्तियाँ नई पीढ़ी के लिए पाथेय बन सकेगी, इसी में उनकी सार्थकता भी है, यह शिवमंगल सिंह सुमन कहते हैं। अगला है नरेंद्र शर्मा का कथन। वह कहते हैं कि यह हिंदी के आत्मकथा साहित्य की चरम परिणति, यानी हिंदी की आत्मकथा साहित्य की परम परिणति है। यह कथन नरेंद्र शर्मा का है, याद रखिए। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा सारांश बताएंगे। तो वह केवल हम री एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से देख रहे हैं। बच्चन ने आत्मकथा के तीसरे भाग का नाम जीवन की आपाधापी में निर्धारित किया था, जो कि सवेरे से दूर नाम से प्रकाशित है। यानी जो बसेरे से दूर, यह है कि आत्मकथा है इसकी, ये इसका बसेरे से दूर, ये ऐसे 4 भागों में आत्मकथा है। इसमें क्या है, तीसरे भाग का नाम क्या है इस आत्मकथा के, तो जीवन की आपाधापी। क्या भूलूं क्या याद करूं में हरिवंश राय बच्चन अपने परदादा के समय से बात आरंभ करते हैं। यानी कहाँ से चित्रण आरंभ करते हैं हरिवंश राय बच्चन, तो वह जो है अपने परदादा के समय से आरंभ करते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी का जीवन चरित्र प्रस्तुत करते हुए अपनी कथा तक आते हैं। इसमें जीवन के पूर्वार्ध का चित्रण प्राप्त है। बच्चन पूरी ईमानदारी से अपनी बात रखते हैं। वे करकल और उसकी पत्नी चंपा से अपने अनुराग का चित्रण करते हैं। यानी ये चंपा जो है, ये हाल ही में दिसंबर 2022 नोट का पेपर जो हुआ था, ये चंपा के बारे में कथन पूछा गया था, याद रखिए। अनुराग का चित्रण करते हैं तो अपनी प्रथम पत्नी श्यामा से अपने प्रेम का अनुकरण भी दिखाते हैं। बच्चन की आत्मकथा से उस समय की क्रांतिकारी गतिविधियों का भी सागर गर्भी का आभास होता है। यानी वो जो राजनीतिक गतिविधियों का भी या क्रांतिकारी गतिविधियों का भी चित्र बताता है। श्यामा से विवाह और उसकी मृत्यु तक की कथा कहकर बच्चन को, यानी इस आत्मकथा जो क्या भूलूं क्या याद करूं में कहाँ तक श्यामा से विवाह और उसकी मृत्यु तक, यानी श्यामा जो उनकी पहली पत्नी थी उनके मृत्यु तक की कथा इसमें बताई गई है। और इस आत्मकथा में
अमोड़ा तथा बाबूपट्टी गांवों का उल्लेख है। अमोड़ा तथा बाबूपट्टी गांवों का उल्लेख है, याद रखिए। हरिवंश राय बच्चन सबसे पहले अमोड़ा गांव का जिक्र करते हैं। ये किन किन गांवों का जिक्र हुआ है, तो अमोड़ा गांव का सबसे प्रथम जिक्र करते हैं। बच्चन कैथी लिपि को कायस्थों की लिपि कहते, यानी बच्चन हरिवंश राय बच्चन जो थे वह कैथी लिपि को कायस्थों की लिपि कहते थे। अकबर प्रदत्त हुक्के का दृष्टांत देते हैं। बच्चन के दादाजी ललितपुर में जेल दरोगा थे, यानी बच्चन जी जो दादाजी थे वह ललितपुर जेल में दरोगा थे। वही बच्चन के पिताजी का जन्म हुआ। बच्चन 44 वर्ष की उम्र में पीएचडी करने कैम्ब्रिज गए थे, यानी हरिवंशराय बच्चन ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की और उन्होंने अंग्रेजी विषय से पीएचडी की है, याद रखिए। बच्चन ने पायनियर अखबार में बतौर गश्ती एजेंट भी काम किया था। यानी बच्चन ने पायनियर अखबार में, यानी बच्चन ने किस अखबार में काम किया था, तो पायनियर अखबार में बतौर गश्ती एजेंट भी काम किया था। बच्चन छठी संतान थे, यानी हरिवंशराय बच्चन अपने पिता के या परिवार के कितने संतान थे, तो वो 6वें नंबर के संतान थे, याद रखिए। बच्चन को लक्ष्मीया चमारिन के हाथों उनकी मां ने 5 पैसे बेचा था। अभी जो हरिवंशराय बच्चन को लक्ष्मीया चमारिन जो थी उनके हाथों 5 पैसे में बेचा था, याद रखिए। बचपन का नाम मोहल्ला चक में बीता था, यानी जो हरिवंशराय बच्चन का बचपन जो है मोहल्ला चक में बीता था, चक नामक मोहल्ले में। मोहल्ला चक वाला घर सड़क में आ जाने पर वे कटघर में बस गए। बच्चन का पहला विवाह श्यामा से हुआ, जो श्यामा से बच्चन श्यामा को जॉय और श्यामा बच्चन को सुफिंग कहकर पुकारती थी, यानी हरिवंशराय बच्चन की जो पत्नी थी श्यामा, वह बच्चन को जॉय करती थी और वह बच्चन श्यामा को जॉय कहता था और श्यामा जो है बच्चन को सुफरिंग कहती थी, याद रखिए। बच्चन गांधी की राजनीति को प्रतीकात्मक कविता कहते हैं, यानी हरिवंशराय बच्चन जो है महात्मा गांधी की राजनीति को प्रतीकात्मक कविता कहते हैं, याद रखिए। बच्चन अपनी कविता को जीवनवादी कहते हैं, यानी हरिवंशराय बच्चन अपनी कविता को जीवनवादी भी कहते हैं, यह भी याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट कथन है। 1 मिनट रुकिए, होल्ड। आप जो देखते हैं क्या भूलू क्या याद करो आत्मकथा में जो पात्र है उन पात्रों का परिचय देखते हैं। मिट्ठूलाल, मिट्ठूलाल कौन है, तो मिट्ठूलाल नायब कोतवाल है। मिट्ठूलाल बच्चन के परदादा थे, यानी हरिवंशराय बच्चन के परदादा का नाम क्या था, तो मिट्ठूलाल था और वह बच्चन के परदादा थे। उन्होंने ही इनका कई खंड का विशाल पुश्तैनी मकान बनाया था, जो गरीबी के समय पर थोड़ा थोड़ा करके बिकता रहा, यानी गरीबी में वह मकान जो है थोड़ा थोड़ा करके बिकता रहा और वह गुजारा करते थे। राधा मिट्ठूलाल की बहन थी। अभी राधा कौन थी, तो राधा मिट्ठूलाल की बहन थी। राधा अपना घर छोड़कर भाई मिट्ठूलाल के यहाँ रहने आ गई थी। अपनी मृत्यु के कुछ समय पूर्व तक वह इसी परिवार के साथ रही। भोलानाथ कौन थे, तो भोलानाथ मिट्ठूलाल के पुत्र थे। भोलानाथ संतोषी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। लंबे समय तक ललितपुर में जेल दरोगा रहे, यानी जो भोलानाथ थे वह मिट्ठूलाल के पुत्र थे और वह दरोगा थे जेल में, और काफ़ी बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी, यानी वो जेल में दरोगा थे और बाद में उन्होंने नौकरी छोड़ दी और वापस वह इलाहाबाद आ गए। महारानी कौन थी, तो महारानी राधा की पुत्री थी। महारानी भी अपने पति का घर त्याग आई। अंतिम समय में पारिवारिक झगड़े के कारण वह घर से चली गई और कसम खाई कि लौटकर देहरी पर पाँव नहीं रखूंगी। राधा भी इसके साथ चली जाती है और वह उसकी मृत्यु हो जाती है। महारानी बाद में किसी कार्यक्रम में आती भी है तो देहरी के बाहर भी रहती है, यानी किसी कार्यक्रम में जाती है तो वह जो चौखट थी उसके बाहर ही खड़ी रहती है। अगला पात्र है बुद्धि। बुद्धि कौन है, तो महारानी की पुत्री है
और तुलसी भोलानाथ की पुत्री है। प्रताप नारायण भोलानाथ के पुत्र पुत्र व बच्चन के पिताजी। अभी हरिवंश राय बच्चन के पिता का नाम क्या है, तो वह प्रताप नारायण है, और वो भोलानाथ के पुत्र व बच्चन के पिताजी थे। सुरसती का ही नाम सरस्वती है, वह बच्चन की माँ है, यानी बच्चन की माँ का नाम क्या है, सुरसती तथा सरस्वती था। हरिवंश राय बच्चन की माँ का नाम। बच्चन की माँ बड़े परिवार की थी और अशिक्षित थी। बच्चन पर उनका बड़ा प्रभाव था। मंगल पंडित कौन है, तो मंगल पंडित बच्चन परिवार के सहृदय थे और गाढ़े वक्त में साथ रहे। सुंदर जो है वह मंगल की पत्नी थी। अभी सुंदर कौन थी, तो वो इस मंगल की पत्नी थी, याद रखिए। करकल कौन है, तो करकल मंगल के पुत्र थे। करकल बच्चन का अभिभिन्न मित्र था। उसका विवाह चंपा से हुआ था। उसकी मृत्यु बारिश में भीगने के कारण असमय हो गई थी। किसकी बारिश में भीगने पर करकल की मृत्यु हो जाती है? चंपा कौन थी, तो वह करकल की पत्नी है और वह चंपा के साथ ही बच्चन के संबंध रहते हैं। चंपा एवं बच्चन में करकल के मरणोपरांत प्रेम संबंध उपजता है। वह गर्भवती हो जाती है तो सुंदर को लेकर बद्रीनाथ चली जाती है, जहाँ वह कड़ी यातनाएं झेलती है। इस दौरान इसकी मृत्यु हो जाती है। श्यामा कौन है, तो श्यामा बच्चन की पहली पत्नी है, याद रखिए। श्यामा बच्चन की पहली पत्नी है, याद रखिए। श्यामा समृद्ध परिवार की पुत्री थी, यानी श्यामा जो है वह समृद्ध परिवार की पुत्री थी, जिसका विवाह बच्चन के जानकार ने कराया था। श्यामा के स्वभाव ने बच्चन को निराशा जीवन को पुनः प्रेम से भर दिया, यानी श्यामा के साथ बच्चन का विवाह हुआ और वो पुनः उनके जीवन में निराशा से वो उबर कर आए और अच्छा खासा जीवन जीने लगे। श्यामा को क्षय रोग हो जाता है और वह कई वर्ष तक यातना भोगती है। बच्चन को भी क्षय रोग होता है तो वह उनकी बड़ी सेवा करती है। जिस दिन बच्चन स्वस्थ होते हैं उस दिन वह खाट पकड़ लेती है और पुनः स्वस्थ नहीं होती, यानी वह क्षय रोग से श्यामा की मृत्यु होती है, याद रखिए। अगला पात्र है शालिग्राम। शालिग्राम बच्चन के छोटे भाई है, याद रखिए। शालिग्राम बच्चन के छोटे भाई है। शैल कुमारी बच्चन की बहन है। विश्वनाथ प्रसाद बच्चन के अंग्रेजी ट्यूटर है, यानी अंग्रेजी पढ़ाने वाले मास्टर है। उसका नाम है विश्वनाथ प्रसाद। अन्य पात्रों में महंगीनिया, लक्ष्मीनिया, मनसा, गणेश प्रसाद, रामचरण शुक्ल, श्री कृष्ण, प्रकाशो, महेश, मुक्त, राजनाथ पांडे, यह है। अभी इसके जो महत्वपूर्ण कथन देखते हैं इस आत्मकथा के। आत्महीनता की भावना से अपने को मुक्त समझ लेने का भी कुछ अर्थ होता है, यानी आत्महीनता की भावना से अपने को मुक्त समझ लेने का भी कुछ अर्थ होता है। काफी इंपॉर्टेंट कथन है, याद रखिए। जहाँ जनता जातियों में बटी हो वहाँ पारस्परिक ईर्ष्या द्वेष, अपने गुण और दूसरों के दोष देखने की प्रवृत्ति बड़ी स्वाभाविक है। ये बात बिल्कुल सही है। जागतिक प्रत्यालोचनाएं जहाँ पारस्परिक संघर्ष सिद्ध करती है वहाँ पारस्परिक संयोग भी सूचित करती है। अगला कथन है, कहते हैं अकबर बादशाह ने किसी अमीर को एक हुक्का भेंट दिया। अमीर के परिवार में बड़ी हिफाजत की जाती थी। उसकी बादशाह सलामत की भेंट दी थी। किसी समय चिलम टूट गई तो उसे बदल दिया गया। फिर कभी निगाली टूटी गई तो दूसरी निगाली लगवा दी गई। इसी तरह नैचा भी किसी समय बदला गया और फर्शी भी किसी समय टूटी तो दूसरी में हुक्का जमा दिया गया। पर परिवार में यही प्रसिद्ध रहा कि हुक्का अकबर बादशाह की भेंट है। हालांकि अकबर ने जिस हुक्के को भेंट दिया था उसका अब कोई अंश उसमें बाकी न रह गया, यानी सब कुछ जो चीज़ें थी उस हुक्के की वह टूट गई, बदली, पुरानी जगह नई चीज़ें आ गई, लेकिन फिर भी उस हुक्के का नाम अकबर ने दिया था, यही याद रखा। स्थूल वस्तु यही नहीं, शायद संस्कृतियाँ भी इसी परिवर्तन और परंपरा के क्रम में अपनी सनातनता बनाए रखती है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ से पूछा जा सकता है।
स्थूल वस्तुएं ही नहीं, शायद संस्कृतियां भी इसी परिवर्तन और परंपरा के क्रम में अपनी समानता बनाए रहती है। अगला है, अब मनसा की छठी पीढ़ी मेरे पिता और खानदानी चाचाओं की पीढ़ी थी। यानी मनसा की जो पीढ़ी थी वो सातवें या छठवें पीढ़ी के, मनसा की पीढ़ी मेरे पिता और खानदानी चाचाओं की पीढ़ी थी। याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट कथन है ये। यहाँ अगला कथन देखते हैं, हुक्का गंसी चाचा भी पीते थे। यानी हुक्का गंसी चाचा पीते थे, पर अपने बड़े भाई के सामने नहीं। बड़े भाई यह जानते थे और दो चार कश खींचे वे अपना मुंह फेर लेते थे और कोई हुक्का उठाकर गंसी चाचा के पास पहुंचा देता था, जो कहाँ कहीं पीछे बैठे रहते। अगला कथन है, वे गांव से लकड़ी मंगाते और शहर में खूंटे गड़ाकर सप्लाई करते। एक बार की मुझे याद है, उन्होंने एक गाड़ी खूंटे हमारे घर उतरवा दिए। रजक हो ही गए इतने खूंटे, यानी वे रिजेक्ट हो गए थे। फौज में किसी खास पैमाइश बनावट के खूंटों की दरकारी थी और वे कुछ उनसे 19 पढ़ते थे, बस रिजेक्ट कर दिए गए और हमारे यहाँ महीनों खूंटे जलाकर खाना बनाया जाता रहा। अगला कथन है, जालियनवाला बाग हत्याकांड के समय वे वही थे। लौटकर वे हमारे घर आए थे और उन्होंने एक संध्या को मार्शल लॉ का वे इसी तरह उच्चारण करते थे। यानी वो मार्शल लॉ इस प्रकार उच्चारण करते थे। जो आंखों देखा रोमांचकारी वर्णन किया था, उसे सुनकर हमारा परिवार स्तब्ध रह गया था। अंग्रेजी सरकार के अमानुषिक अत्याचारों की कथा सुनाते सुनाते उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बही चली थी और उसके मुंह पर माता के दाग के सारे गड्ढे भर गए थे। उस रात किसी से खाना नहीं खाया गया और रसोई उठा दी गई। अपने परिवार में सबसे अधिक भावुक व्यक्ति मैंने नहीं देखा। मार्शल लॉ के दिनों का जैसा भीषण वर्णन उन्होंने किया था, उसकी छाया भी मुझे कई वर्षों बाद अधिक रिपोर्ट के पढ़ने पर न मिली थी। उनके कथन में कुछ अतिशयोक्ति भी हो सकती है, पर अतिशयोक्ति करने के लिए बड़ी कल्पना शक्ति चाहिए, जो उनमें शायद ही रही हो। अनुभूति का सत्य वस्तुगत सत्य से कहीं अधिक होता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अनुभूति का सत्य वस्तुगत सत्य से कहीं अधिक सजीव होता है। स्त्री के आंसुओं के सामने पुरुष बेबस हो जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट कथन है। और स्त्री के आंसुओं के सामने पुरुष बेबस हो जाता है। नारी तो माँ बनने के लिए ही बनी है। उसके स्वप्नों में कोई इससे अधिक मधुर, कोमल और सबल नहीं होता। माँ बनकर ही वह पूर्ण होती है। न बन सकी तो इस अभाव के लिए वह अपने को धिक्कारती रहती है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कथन है, याद रखिए। नारी तो माँ बनने के लिए ही बनी है। उसके स्वप्न में कोई इससे अधिक मधुर, कोमल और सबल नहीं होता। माँ बनकर ही वह पूर्ण होती है। न बन सकी तो इस अभाव के लिए वह अपने को धिक्कारती रहती है। अगला कथन है, जीवन में कुछ चीज़ें कोमल तंतुओं से बंधी रहने पर ही संगठित रहती है। जब उन्हें अधिकार की लोहे श्रृंखला से बांधने का प्रयत्न किया जाता है, तब वे बिखर जाती है। अगला कथन है, बाबा को अपने कलम कागज़ के छोटे मोटे खर्चे के लिए दादी की काफ़ी खुशामद करनी पड़ती थी। यानी बाबा को अपने कागज़ के छोटे मोटे खर्चे के लिए किसके खुशामद करनी पड़ती थी? तो दादी की। पुरुष के ऐसे काम धंधे को नारी का समर्थन कम ही मिलता है। जिससे चार पैसे की आमदनी न हो, पुरुष भावना जी सकता है, नारी नहीं। यानी पुरुष जो है भावना जी सकता है, मगर नारी भावना जी नहीं सकती, ऐसा वो कहते हैं। अगला कथन है, जिंदगी और औरत उसी आदमी का सिक्का मानती है। जिंदगी और औरत उसी आदमी का सिक्का मानती है जो झिंझोड़ कर फेंक दे। अगला कथन है, कल्पना तभी सजीव और सबल होती है जब उसका आधार यथार्थ में हो। यानी कल्पना कब सजीव मानी जाती है? जब उस कल्पना का आधार सजीव हो, यथार्थ यानी वास्तविक हो।
यथार्थ बाहरी मात्र नहीं बल्कि जो अनुभूति का अंग बनकर भीतरी बन गया हो। सत्याग्रह तो शायद निर्बल का हथियार है, यानी सत्याग्रह किसका हथियार है? तो सत्याग्रह निर्बल का हथियार है, याद रखिए। समाज दुराग्रह करता है। एक मिनट। सत्याग्रह शायद निर्बल का हथियार है, समाज दुराग्रह करता है। भविष्यवाणी करने में ज्योतिष की शक्ति पर मुझे पूरा विश्वास नहीं। यानी भविष्यवाणी करने के समय ज्योतिष की जो भविष्यवाणी थी, इस पर लेखक का विश्वास नहीं था। जितना है वह संभव उसी दुर्बलता पर आधारित है जो प्राय सभी मनुष्यों में पाई जाती है। अज्ञात को जानने की जिज्ञासा और इस दुर्बलता की अवस्था में मनुष्य निश्चित न जानने पर संभाव्य से कुछ सांत्वना प्राप्त कर लेता है। विश्वास यदि फलदायक है तो विश्वास फलनाशक भी हो सकता है। नहीं, विश्वास, किसी पर विश्वास किया और वो विश्वास फलदायक है तो वही विश्वास जो है वह फलनाशक भी हो सकता है, असफल भी हो सकता है। अगला कथन है, साथ ही जाति की श्रृंखला को ऊपर से नीचे तक टूटना नहीं तो ढीली होना होगा। जाति की जड़ अर्थहीन और हानिकारक रूढ़ियों से निम्न वर्ग के लोग उतने ही जकड़ते जितने उच्च वर्ग के लोग। अगला कथन है, जब तक कलम है वही लाठी के राज को पूरी तरह कभी स्वीकार नहीं करेगा। यानी जब तक हाथ में कलम है तब तक वह लाठी या हुकुमशाही के राज को स्वीकार नहीं करेगा। कलम का नाम निर्भीकता है। यानी कलम का नाम क्या है? निर्भीकता है, साहस है, विरोध है, विद्रोह है। यानी इस आत्मकथा में क्या भूलू क्या याद करूँ, आत्मकथा में कलम के लिए कौन कौन से शब्दों का उच्चारण किया है? निर्भीकता, साहस, विरोध, विद्रोह। पर कलम नकारात्मक ही नहीं है। यानी कलम क्या है? कलम नकारात्मक नहीं है, वह सकारात्मक भी है। वह संगीत है, श्रृंगार है, शोभा है, शांति है। वह जीवन की जीवंतता है, लाठी तो जड़ता है। कलम के लिए कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया है? याद रखिए, निर्भीकता, साहस, विरोध निर्भीकता, साहस है, विरोध है, विद्रोह है। पर कलम नकारात्मक नहीं, सकारात्मक भी है। वह संगीत है, श्रृंगार है, शोभा है, शांति है। वह जीवन की जीवंतता है। इस शब्दों का वर्णन किया है कलम के बारे में, याद रखिए। लाठी तो जड़ता है, जड़ता जड़ता न भी तो हो असंतुलन एक एकांती का विकृति है, याद रखिए। जिज्ञासा केवल अशांति दे रखेगी। यानी जिज्ञासा क्या रहेगी? तो जिज्ञासा केवल अशांति रखेगी। नारी स्वभाव से ही अभिनेत्री होती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कथन है। नारी स्वभाव से ही अभिनेत्री होती है। श्यामा तो बहुत बड़ी अभिनेत्री थी। अस्वस्थ रहकर भी वह स्वस्थ रहने का अभिनय कर सकती थी। कष्ट में रहकर भी प्रसन्न रहने का, पीड़ाग्रस्त रहने पर भी मुस्कुराने का, यानी वो अभिनय करती थी श्यामा। अगला कथन है, प्रेम का मूल्य प्रेमी अपने प्राणों से प्रसन्नता से अदा कर सकता है, लेकिन यदि उसे पैसे की शक्ल में मांगा जाए तो वह निश्चय ही अपने प्रेम का अपमान समझेगा, खासकर जब पैसा न दे सकने की स्थिति में उसके प्रेम का अवमूल्यन किया जाए। अगली जो आत्मकथा है वह है रमनिका गुप्ता की, जो अपोहुदरी नामक है। और अपोहुदरी यह हम इसको बाद की वीडियो में देखेंगे। अभी कुछ कारणों से यहाँ पर मुझे वीडियो रोकना पड़ रहा है, बाद में देखते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे ही अध्ययन करने के लिए, लाइन टू लाइन, पंक्ति दर अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।